आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली स्पीच जैसा कि आप देख सकते हैं नरेशन होती है। तो नरेशन वर्ड आया है नरेट से, सुनाना किसी बात को, वर्बली अपने मुंह से हम किसी बात को बताते हैं। तो वो बात जिसको हमने कही है यानी सेकंड पर्सन है, उसने आगे थर्ड पर्सन को वो बात कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे आगे बताई है, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है। इसको डिफाइन करें तो रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, और नरेशन रिपोर्टेड स्पीच भी कहा, यानी रिपोर्ट करता है ना पर्सन, फिर सेकंड पर्सन। जैसे मुझे किसी ने कोई बात कही और वही बात मैं आगे किसी को कैसे कहूंगा, तो वो उसको रिपोर्ट कर रहा हूं ना मैं, तो मैं रिपोर्ट करता हूं, तो रिपोर्टेड स्पीच भी इसको कहा जा सकता है। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी कन्वे द स्पीकर्स मैसेज इन आवर ओन वर्ड्स। ठीक है, अगर मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में वो बात कही है जो मुझे पता चली है, यानी इसका मतलब जो मुझे पता चली है मैंने वो हूबहू वो बात आगे किसी को नहीं बताई, वैसे के वैसे वर्ड्स में। जैसे आपने मुझे कोई बात बताई तो मैंने तीसरे पर्सन को वही की वही वर्डिंग उठा के बोल दी, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर वो बात मैंने अपने हिसाब से अपने खुद के वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब किया, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। Thus the message can be conveyed in two ways। तो मैसेज दो तरह से भेजा जा सकता है, कन्वे किया जा सकता है। कैसे? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो कुछ रूल्स होते हैं, बेसिकली जो लैंग्वेज के रूल होते हैं, तो वो यहाँ पे हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच को, कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए उसके जो कंपोनेंट है वो चेंज होते हैं, उनका फॉर्म चेंज किया जाता है। तो वो एक रूल के हिसाब से, एक नियम के हिसाब से वो होगा। कैन अगर दिया हुआ, इफ कैन इज गिवन इन द डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, अगर कैन दिया हुआ है तो कैन विल चेंज इनटू कुड। ठीक है, कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में। मे दिया हुआ है, इट विल बी चेंज इनटू माइट, तो ये माइट में चेंज हो जाएगा। मस्ट है तो हैड टू और वुड हैव टू, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं मस्ट की जगह पे। ठीक है, अगर मस्ट इज गिवन इन द डायरेक्ट स्पीच सो वी वुड बी यूजिंग हैड टू और वुड हैव टू इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इफ माइट इज गिवन, माइट वुड बी सेम। should is given, should would be same। okay, if there would be shall, then it would be should in the indirect speech। तो इस तरह से should हो जाता, but should already is given in the direct speech that it will not change into any other word। ठीक है, तो फिर ये it will remain same, वो same रहेगा। माइट दिया हुआ तो माइट है, अगर यहाँ पे मे होता तो फिर माइट होता, लेकिन यहाँ माइट ही है यहाँ पर, तो फिर वो माइट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कुड है तो कुड रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर कैन हो जाता तो कुड होता फिर। ठीक है, तो जैसे कुड हुआ, और जब अगर कुड ही है यहाँ पे तो वो कुड ही होगा, चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर। वुड है, विल बी सेम इन द इनडायरेक्ट स्पीच। विल होता, इट वुड हैव बीन देन वुड, तो फिर वुड होता उस टाइम। ठीक है, तो अगर गिवन ही वुड है ऑलरेडी तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओट टू, यानी शुड का ही एक सिनोनिम है, नियर सिनोनिम है, तो ओट टू ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब चेंज करना, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि गिवन अगर कुछ वर्ड है तो उसको चेंज कैसे करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले आने के लिए। सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। सेंटेंस से आपको यू कैन गेट अ हिंट एज टू हाउ वी यूज indirect speech and direct speech। okay, how direct speech is given, what is the sentence that is formed in direct speech, and how we change those direct sentences or direct speeches in the indirect speeches, okay, using the correct form and correct formula। देखिए, he said, देखिए ये कोमा है, देन एक डबल इन्वर्टेड कोमा है, ये है डियर साइन कि ये भाई ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका मतलब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड्स इसके हैं, इस पर्सन के हूबहू। ठीक है ना, इसने अपने ये वर्ड्स कहे हैं, यानी इसी के वर्ड्स हैं, सेम वर्डिंग है। ठीक है ना, इसने चेंज नहीं किया, ये इसके खुद के वर्ड है। क्या कहा इसने? ही सेड आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब इसने मुझे कहा सपोज, तो मैंने किसी को बताया, तो मैंने क्या कहा अभी? उसने कहा कि वो खाना पका सकता था, ये है मतलब। लेकिन इंग्लिश में अब कहेंगे तो ऐसे ही हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में चेंज कैसे करेंगे? वो चेंज भी कैसे होगा? ही सेड वुड बी सेम। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड का जो पोर्शन होता है बिफोर द कोमा, ठीक है, ये डियर वैसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं इसको ग्रामेटिकली। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सेम रहती है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेम रहेगी। चेंज भी होती है, लेकिन जहां चेंज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ही सेड सेम रहेगा।
ठीक है। कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इनकी जगह पे हमने कंपेंसेट करने के लिए दैट लगा दिया, ठीक है, दैट यूज कर लिया। तो दैट का मतलब क्या है, ये सारे कोमास रिमूव हो जाएंगे, रिमूव हुए, दैट हुआ यूज। दैट आई किस में चेंज होगा, ही में, ठीक है, और कैन किस में चेंज होगा, कुड में। और जो कुक है यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ब है, क्योंकि देखिए मॉडल के बाद आ रहा था वर्ब है, तो वर्ब सेम रहेगा, वर्ब में चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि मॉडल कुड भी एक मॉडल है, तो मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जहां चेंज होगा वो हम बात करेंगे। नाउन है, नाउन सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एनी केस इट विल बी सेम इफ इट इज अ नाउन इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ही सेड दैट ही कुड कुक फूड, ठीक है, उसने कहा कि वो खाना पका सकता था। कैन है सकता हूँ, कुड है सकता था। हिंदी में चाहे जो भी मतलब बने, लेकिन इंग्लिश में नरेट कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, अपने वर्ड्स में, तो अपने वर्ड्स में फिर उसको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें डायरेक्ट की डायरेक्ट ही बोलनी है उसी के वर्ड में, तो आई कैन कुक फूड, वो फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में हो जाएगा, तो वो फिर वो डायरेक्ट स्पीच होगी, वो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होगी। नेक्स्ट, दे सेड वी मे गो टू कैनेडा, हम कनाडा जा सकते हैं। दे सेड, कोमा रिमूव होंगे दोनों, दैट वी की जगह पे दे, ठीक है। अब यहाँ से हिंट लेते चलिएगा कि आई कैसे चेंज हुआ, वी कैसे चेंज हुआ, मे को कैसे चेंज करके माइट, देन वर्ब तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि V1 यूज होती है और V1 यूज होगी मॉडल के साथ। कनाडा नाउन है, प्लेस का नेम है, तो वो सेम रहेगा, ठीक है। दे सेड दैट दे माइट गो टू कनाडा। शी सेड आई मस्ट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मुझे काम समय पे खत्म करना ही होगा। शी सेड दैट होगा आई का शी, क्योंकि वो ही बोल रही है ना, तो फिर उसने आई कौन है यहाँ पे, शी ही तो है, तो आई फिर शी ही होगा, ठीक है, तो सिंपल है। शी मस्ट कैसे चेंज होगा, हैड टू और वुड हैव टू, सो उन दोनों में से एक चूज कर लिया, हैड टू, ठीक है। शी हैड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ठीक है, उसको काम समय पे खत्म करना था, तो इस तरह से, ठीक है। हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में मतलब सेम ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपने वर्ड्स में बोलना है तो चेंज ऐसे होगा वो, ठीक है ना, एक एक चीज को चेंज करेंगे। आई, शी, मस्ट, हैड टू होता है, वर्ब तो वर्ब रहेगा, यहाँ पे वर्क है, देन टाइम है, नाउन है, दोनों तो सेम रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल देखिए। वर्ब कैसे चेंज होगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, बेसिकली हेल्पिंग जो वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब भी हेल्पिंग जो वर्ब होता है कई बार वो मेन वर्ब के जैसे ही काम करता है। देखिए यहाँ पे, नवीन सेड ही इज यंग, नवीन ने कहा वो जवान है। नवीन सेड दैट ही इज कैसे होगा, वॉज, प्रेजेंट होगा तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, ये है मतलब। अब यंग है तो एडजेक्टिव है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो इज यहाँ पे वॉज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब को चाहे हेल्पिंग वर्ब भी सही, लेकिन यहाँ पे वो मेन की तरह काम कर रहा है, तो जो वर्ब है तो वर्ब ही, तो वर्ब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे उसने कर भी दिया, इज यहाँ पे वॉज हमने कर दिया, तो इज को वॉज में चेंज कर दिया हमने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सेंटेंस और डिमांड ऑफ द रूल्स, तो इस यहाँ पे वॉज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लगता है कई बार कि वो इट डज नॉट साउंड नेचुरल, जब हम चेंज करते हैं, when we change the direct speech into indirect speech, sometimes the sentence made does not sound natural, okay, or does not sound grammatically correct, but students, this is the rule which we have to apply while making the sentences into indirect speech, okay, तो वो करते हुए हमें अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। we do not have to look that whether it's sounding natural or not, whether it seems grammatically correct or not, no, this is of no importance here, okay, in this particular case। तो वहाँ पे first जो thing है, first thing that we have to do is we have to change the things according to the rules, ठीक है, तो वो करके अगर वो करेक्ट है, कहीं ना कहीं एक मैथमेटिकल सेंस की तरह इसको चेंज होता है बेसिकली वो, तो अगर वो हो जाता है ग्रामेटिकली करेक्ट, तो बस वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। वर्बल इंग्लिश में बेसिकली वो तो कुछ कम ही यूज होते हैं वैसे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो आराम से मतलब एक जो स्पोकन इंग्लिश में भी आ जाएगा, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। ईशा सेज आई एम प्रेटी, ईशा सेज मैं प्रेटी हूँ, ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल, इस तरह से कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको प्रेटी। ईशा सेज दैट, ठीक है, आई कौन है, ईशा, तो ईशा नाउन नहीं होगा, शी होगा ना, शी, ठीक है, और एम की जगह पे अब शी के साथ एम तो यूज नहीं होगा, ठीक है, तो इज ही होगा, तो वो तो सिंपल सी बात है, शी इज प्रेटी, अगेन एडजेक्टिव सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ईशा कहती है कि वो प्रेटी है, ठीक है, इस तरह से। अभी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, यहाँ से एक हिंट और मिलेगी हमें, जैसे नेट न्यूट्रलिटी डैश रूल्स ऑफ द रोड फॉर अ फ्री एंड ओपन इंटरनेट। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी क्रिएट्स रूल्स ऑफ द रोड फॉर अ फ्री एंड ओपन
मार्केट। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि भाई इंटरनेट जो है उस पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जहां बहुत जरूरी है वहां तो होगा ही होगा, लेकिन और जगह पे बहुत ज्यादा पाबंदियां, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। और नेट न्यूट्रलिटी क्रिएट्स रूल्स ऑफ रोड फॉर अ फ्री एंड ओपन इंटरनेट, यानी एक जो ओपन इंटरनेट होगा यहाँ, यानी जिसपे किसी की जिस पे पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। फ्री और ओपन इंटरनेट यानी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, किसी की भी पहुंच में रहेगा वो। तो इस तरह से नेट न्यूट्रलिटी क्रिएट्स होगा, ठीक है। इन द फेस ऑफ द डैश क्रॉस एग्जामिनेशन द अक्यूज्ड रिमेन्ड स्टोइक। स्टोइक होता है इनडिफरेंट, ठीक है। इनडिफरेंट यानी कि उसको क्यों, मतलब जैसे बोल देते कि भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। अक्यूज्ड यानी जिसपे ब्लेम आया, जिसपे इल्जाम आया, तो वो उसको मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, उसने जैसे मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो वो डरा ना कुछ हुआ, इसने मतलब कह सकते हैं कि कुछ नहीं, उसने रिएक्ट नहीं किया। तो ऐसे ग्रुएलिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, ग्रुएलिंग होता बहुत ही डरावनी, ठीक है, कि भाई इस तरह से उसको एग्जामिन किया, इस तरह से पूछताछ की, लेकिन फिर भी द अक्यूज्ड रिमेन्ड स्टोइक, इनडिफरेंट, उसको कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो ग्रुएलिंग यहाँ पे हो जाएगा। डियर, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो वोकेबलरी पे भी थोड़ी सी होल्ड होनी चाहिए, बिकॉज अगर सॉलिड लगाओगे आप, सॉलिड यूज करोगे, सॉलिड यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड होता है ठोस, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मोर आपको जो ऑप्शन होते हैं उसमें मोर अप्रोप्रिएट नहीं देखना होता है। यू आर सपोज टू सी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द गिवन ऑप्शंस, ठीक है ना। गिवन ऑप्शंस में आपको मोर नहीं, मोस्ट, सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है, जो कि ग्रुएलिंग है यहाँ पे, तो वो देखना होता है, ठीक है। टेरिबल भी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फिर डरावना हो जाता है, वो अलग हो जाएगा, यहाँ पे वो सेंस नहीं बनेगी। टेडियस होता है बोरिंग, तो वो तो वहां पे नहीं होगा फिर, ठीक है। हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ डैश इमुलेशन। देखिए, हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ इमुलेशन, यानी प्रशंसा के काबिल है उसकी सफलता, ठीक है। वर्दी ऑफ कॉपिंग, ऐसा तो नहीं है। वर्दी ऑफ एपिंग, वो भी कॉपिंग का सिनोनिम है, वैसा भी नहीं कर सकते। सिमुलेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, सिमुलेशन अलग चीज होती है, ठीक है। इमुलेशन होता है कि तारीफ होती है, प्रशंसा के लायक है, उसकी सफलता प्रशंसा के योग्य है। He had never been offered dash constitution and after a little more than a week's illness he died। देखिए, वो कभी भी ऐसा, मतलब उसकी जो बनावट थी शरीर की, मतलब शरीर ऐसा था, वो बहुत ही ज्यादा क्या नहीं था, सपोज सोचिए, सुपर्ब नहीं था, सुपर्ब तो नहीं होगा। एनर्जेटिक भी नहीं होगा। एनर्जेटिक यानी एनर्जी से, अब लग सकता है, यूज हो सकता है, लेकिन अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तब पता चलेगा कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है। डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन, डायनामिक नहीं, यहाँ पे बॉडी की बात हो रही है, डायनामिक नहीं। रोबस्ट होता है एक हट्टा कट्टा जो होता है ना, उसके लिए यूज कर देते हैं कभी कभी। ही हैड नेवर बीन ऑफर, सोचिए यहाँ पे आप पुट करके देखिए, फिर पता चलेगा। He had never been offered robust constitution and after a little more than a week's illness he died। मतलब एक हफ्ते की, और एक हफ्ता बीमार रहा, उससे कुछ ज्यादा, और फिर वो मर गया, क्योंकि वो कभी भी एक हट्टा कट्टा उसका एक जो है ना, एक शरीर नहीं था कभी भी। He had never होता कभी भी नहीं था ऐसा वो, ठीक है, इस तरह से। The priest called upon the families to dash their differences and agree to the wedding। टू डैश द डिफरेंसेस, यानी क्या बात कर रहा है, जो अपने जो मतभेद हैं उनको सुलझाने की बात कर रहा है, यानी कम करने की बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है, सिंक। देखिए, सिंक क्या होता है, डुबा देना, यानी उसको खत्म कर देना। एक आर्ट है लैंग्वेज की, एक ब्यूटी है लैंग्वेज की, तो सिंक यहाँ पे यूज किया। एबोलिश नहीं कर सकते, एबोलिश द डिफरेंसेस, बिकॉज डिफरेंसेस बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते। इमर्स नहीं हो सकता, आपस में मिलना, वो सेंस नहीं बनेगी, ठीक है। और लोअर भी होता है कम करना, लेकिन सिंक यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इज इंपेरेटिव दैट वी ग्रैस्प द डैश नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। डैश नेचर ऑफ लाइट क्या है, नेचर क्या है उसका, ड्यूअल नेचर। देखिए यहाँ पे वर्ड दिए स्टूडेंट्स, ट्वाइस, ड्यूअल और डबल। ट्वाइस नेचर नो, ट्वाइस तो होता दो बार नेचर नहीं होता। ड्यूअल और डबल होता मतलब दोबारा, मतलब इकट्ठा, मतलब एक बार और, ठीक है, एक बार और करना, एक साथ ही दोबारा कोई काम करना, तो डबल हो जाता है, वो भी नहीं होगा। ड्यूअल होता है दोहरा, मतलब होता है बेसिकली। आपको अगर वर्ड का एक एग्जैक्ट मतलब पता होगा, सो यू विल बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स इजीली, ठीक है, तो उसको फिल कर पाओगे इजीली आप,
ठीक है, ब्लैंक्स को। ड्यूअल होता है यानी दोहरी प्रकृति जो लाइट की है वो हमें समझनी पड़े, ग्रेस्प यानी अंडरस्टैंड करने का ही सिनोनिम है एक, ठीक है, अलग थोड़ा ब्यूटी हो जाती है लैंग्वेज की बेसिकली वो, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है स्टूडेंट्स जो फिजिक्स का एक टर्म है, बेसिकली रेडिएशन होती है यानी लाइट एक जगह पे पड़ के रिफ्लेक्ट कैसे करती है, रेडिएट कैसे करती है, उस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो लेकिन फोकस हमारा यहाँ है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो ड्यूअल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डबल, ट्वाइस, डिकोटोमस ये नहीं होगा, डिकोटोमस बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, वो अलग ही एक वर्ड है, ठीक है ना। डिकोटोमस यहाँ नहीं होगा। डिकोटोमस बेसिकली वो होता है कि भाई दो ही एक एस्पेक्ट होते हैं किसी चीज के, लेकिन वो पॉलिटिकल लैंग्वेज में यूज हो जाता है, ठीक है, यहाँ नहीं होता, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा उसका डिफरेंस होता है, उसका भी फर्क होता है कि लैंग्वेज में वर्ड कौन सा कहाँ यूज होगा। लिटरेचर में थोड़े से अलग कुछ तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी में अलग यूज होती है। आप देखिए न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो कुछ अलग होती है, ठीक है। साइंस की जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें अलग होती है लैंग्वेज, तो उसका डिफरेंस होता है। सो ड्यूअल वुड बी हियर। State laws dash the sale of alcoholic beverages inside the stadium। देखिए भाई अल्कोहलिक बेवरेजेस होता है जो पेय पदार्थ होते हैं, अल्कोहलिक शराब से यानी शराब से जिसमें अल्कोहल मिक्स्ड है, तो वो स्टेडियम के इनसाइड नहीं होगा। सोचिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई स्टेट के जो नियम है, लॉज है, कानून है, वो डैश करते हैं सेल को, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस की, इनकी सेल नहीं होने देते, ठीक है ना। फ्रीज नहीं करते, इनहिबिट नहीं करते, प्रोहिबिट यूज होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, ठीक है, धूम्रपान निषेध है, तो प्रोहिबिट, स्टेट लॉज प्रोहिबिट द सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इनसाइड द स्टेडियम। देखिए सेंस की भी बात होती है, ठीक है। इनहिबिट रोकना होता है, इंपीड भी गतिरोध पैदा करना होता है, रोकना होता है, रुकावट पैदा करना। फ्रीज होता है जमा देना। इन प्रोहिबिट होता है रोकना, निषेध करना, मतलब नियम के विरुद्ध कोई काम करने से रोकना, तो वो बेसिकली प्रोहिबिट एग्जैक्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। Even if two horses may look dash, they may not be of same age। देखिए अगर वो सेम भी लगे तो भी वो सेम एज के नहीं होंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, ओनली सेम। इवन इफ टू हॉर्सेज में लुक, अगर आप एक एक ऑप्शन को बारी बारी से भी आप उसको पुट करोगे तो भी आपको यू विल बी इजिली एबल टू कम टू द राइट ऑप्शन, ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे। ओनली सेम, अगर वो सेम भी लगे तो भी उनकी एज सेम नहीं होगी, एज उनकी सेम नहीं होगी, तो इस तरह से कर सकते हैं। द डैश विद विच शी मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल, उल्लेखनीय है, रिमार्केबल होता है काबिल, कमेंडेबल, काबिल तारीफ यानी प्रशंसा के जो लायक है काम, उल्लेखनीय है यानी इसको रिमार्क करना चाहिए भाई, ठीक है। किस तरह से, यानी जिस तरह से वो मैनेज करती है टास्क को। द डैश, द ईज, ठीक है, द ईज विद विच शी मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल, जिस आसानी के साथ, ईज होता है जिस आसानी के साथ, ठीक है। द काम विद विच, काम यूज नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको जनरल जो सेंटेंसेस फ्रेम होती है उनकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड समथिंग और द अदर इन अ डे, कुछ ना कुछ पढ़िए आप, रीड करोगे सेंटेंसेस को तो वहां से अपने आप ग्रेस्प हो जाएगा कि क्या यूज होना चाहिए। ये ईज यहाँ पे लगाओगे तो ये ऐसे सेंटेंसेस आमतौर पे मिलते हैं रीडिंग में, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कोई बुक है कहीं पे भी, तो वहां से इजीली एक बन जाता है, ठीक है। तो ईज यहाँ पे होगा, काम नहीं होगा, जिस शांति के साथ, कंफर्ट जिस आराम के साथ, ईज जिस आसानी के साथ, द ईज विद विच शी मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल, ठीक है। सेटिस्फेक्शन होता है संतुष्टि, वो भी नहीं होगा यहाँ पे, मीनिंग का मतलब होता है संतुष्टि। तो ईज, द ईज विद विच शी मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल, ठीक है, जिस आसानी के साथ वो टास्क मैनेज करती है वही उल्लेखनीय है, काबिल तारीफ है। एंड द लास्ट वन इज द सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डैश अप फॉलोइंग द शूट आउट। भाई शूट आउट हुआ, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है उसको क्या कर दिया गया, सोचिए आप, ठीक है, बीफ्ड अप, बीफ्ड अप। देखिए अप यूज हुआ है स्टूडेंट्स, अप एक प्रपोजिशन है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, वर्ब होते हैं जो बिना प्रीपोजिशन के यूज नहीं होते। अब सोचिए आप सिक्योर्ड अप है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, आप यहीं से हिंट ले सकते हो। हर जगह पे हमें हर चीज की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कहीं कहीं पे हर बार ही वो तरीका सही साबित नहीं होता, ठीक है, स्मार्ट एक्ट करना होता कई बार। फोर्टिफाइड अप नहीं, अप नहीं होता अगर फोर्टिफाइड हो जाता तो। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, सिक्योरिटी सिक्योर कैसे करेंगे, ठीक है, वो तो सेंस बनेगी नहीं। स्ट्रेंथन्ड अप, स्ट्रेंथन्ड होता है, स्ट्रेंथन्ड जो होता है वर्ड, तो वो स्ट्रेंथन्ड अप नहीं होगा फिर, ठीक है, स्ट्रेंथन्ड जो होगा वो यहाँ पे अप के बिना ही आता, तो बीफ्ड अप यानी और बढ़ा दी गई है। बीफ्ड अप होता है पैक कर देना, एक तरह से बढ़ा देना और उसको पैक दे, कंसोलिडेट कर देना।
ठीक है ना, इकट्ठा करके एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित वे में उसको कर देना, तो बीफ्ड अप होता है, ठीक है। तो आपके साथ बीफ्ड यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा। सो डियर, आई होप यू आर क्लियर विद द direct and the indirect speech. Okay, so keep those rules in mind as to how we change the direct sentence in the or direct speech into indirect speech, and how we use the given words like the verb or the modals okay, according to the rules when we are translating or converting the sentences from direct into indirect speech. Okay, so while converting those sentences from direct into indirect speech, we must keep those rules in mind. Okay, तो वो rules को दिमाग में रखना पड़ेगा, and accordingly you will be able to form the correct sentence, okay, which is correct according to the rules and which also sounds natural and correct in every aspect. तो उस तरह से आप कर पाओगे. So thank you very much again.